एक छोटा सा गांव जिसकी सुंदरता और वातावरण को देखकर हर किसी का यहां रहने का जी करे। गांव के बीच से गुजरती थी एक झिलमिलाती नदी जिसने गांव को दो हिस्सों में बांट रखा था। मनोज अपनी पढ़ाई पूरी करके कई वर्षों बाद अपने काका के गांव आया। गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, लहलहाती फसलें देखकर मनोज का दिल खुश हो गया। गांव के आखिर में एक लंबी नदी और उसके दूसरे छोर पर एक और सुंदर गांव। मनोज सोचने लगा, वाह, काका के गांव आकर तो मजा ही आ जाता है। और इस नदी के ठंडे ठंडे पानी में तो जैसे कोई जादू है, इसमें नहाकर शक्ति सी आ जाती है। मनोज ये सोचता हुआ जा रहा था कि तभी एक आवाज आई, ए भाई ए, तुम तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। कौन हो भाई तुम? ये मनोज का पुराना दोस्त लखन था। मनोज मुस्कुराते हुए बोला, अरे पहचाना नहीं? तुम मुझे भूल गए? मैं मनोज हूं, मनोज यार। लखन बोला, अरे तुम कहीं काशी काका के भतीजे तो नहीं हो? हाँ, मैं वही हूं। तुम्हें याद है, बचपन में मैं जब भी इस गांव में आता था, तुम और मैं मिलकर इस नदी में घंटों तैरा करते थे यार। लखन बोला, हाँ हाँ भाई, अरे मुझे याद कैसे नहीं होगा यार, वो भी क्या दिन थे यार। मनोज बोला, चलो आज हम फिर से बचपन की वही यादें ताज़ा करते हैं। चलो चलो। दोनों नदी में तैरने लगे। तैरते हुए मनोज कहने लगा, यार लखन, मुझे इस नदी की जगह बड़ी अच्छी लगती है। इसके दोनों तरफ ये दो हरे भरे गांव और बीच में नदी बहुत ही सुंदर लगती है। लखन बोला, अरे तुझे पता है, पहले ये दोनों गांव एक ही गांव था भैया। हाँ, और यहाँ ये नदी भी नहीं थी। इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है यार। मनोज बोला, कहानी? कौन सी कहानी? लखन बोला, यार मुझे तो ठीक से पता नहीं, तू काका से पूछ लेना। बड़े बुजुर्गों को वो कहानी ज्यादा अच्छे से पता है। चल अब चलते हैं यार अपने अपने घर। और फिर दोनों अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। पर मनोज की मन में तो बस यही बात चल रही थी कि आखिर गांव के दो हिस्से क्यों हुए, क्या है इसके पीछे की कहानी। मनोज अपने घर पहुंचा तो काका उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ। आ गया बेटा तू, कैसा है रे बेटा तू? काका मैं ठीक हूं। फिर दोनों बैठकर बात करने लगे तो मनोज ने कहा, काका मैंने सुना है पहले गांव में नदी नहीं थी और नदी पार वाला गांव और ये गांव एक ही था। मतलब क्या ये सच है क्या? काका बोला, हाँ बेटा, तुमने सही सुना है। मनोज बोला, तो फिर यह नदी कैसे प्रकट हो गई? यहां तो बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं है। ये राज की बात है बेटा। अब बताओ ना काका, आखिर ये कैसे हुआ? बताओ ना, जमीन का एक टुकड़ा दो हिस्सों में कैसे बंट गया और उनके बीच में नदी? काका बोला, बेटा इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। मनोज उत्सुकता से बोला, कहानी? फिर तो मुझे भी सुननी है ये कहानी। काका कहने लगा, कहानी? बल्कि ये कहो कि कहानी नहीं, प्रेम कहानी। सच्ची और पवित्र प्रेम की कहानी। बद्री और चंद्रिका की प्रेम कहानी। बात बहुत पहले की है, जब प्रेम बिल्कुल सच्चा होता था। ऐसा प्रेम जिसमें एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती थी, न कुछ कहने की कोई ख्वाहिश होती थी और ना ही कुछ सुनने की। बिना बोले आंखों ही आंखों में बातें हो जाती थी। ऐसे प्रेम में न स्वार्थ होता था, न लाभ या हानि। पहले यहां एक बहुत बड़ा गांव था जिसका नाम था प्रसादपुर। एक ही गांव में लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए थे और यहां दो मुख्य जातियां थीं। एक थी मलदार और एक थी सतनाम। इन जातियों का एक मुख्य नियम था कि जाति के किसी आदमी या औरत की शादी जाति के बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता था तो इस गांव में इसे अच्छा नहीं माना जाता था। फिर काका, एक गांव के दो गांव कैसे हो गए? हाँ, अब सुन आगे की कहानी। मालदार जाति का एक लड़का था बद्री। बचपन में ही बेचारा अनाथ हो गया था। बद्री बहुत ही ताकत वाला, समझदार और अच्छे स्वभाव का लड़का था। हर किसी की मदद करने वाला सुंदर नौजवान। उसे लोग गांव का रक्षक भी कहते थे। एक दिन बद्री अपने रास्ते से जा रहा था, तभी एक आदमी बैलगाड़ी के साथ परेशान होता हुआ मिला। अरे भैया, अच्छा हुआ तुम मिल गए। देखिए ना, पहिया गड्ढे में धंस गया है, निकल ही नहीं रहा है। थोड़ी सहायता कर दीजिए। बद्री और गाड़ी वाले ने मिलकर पहिया गड्ढे से निकाला। गाड़ी वाले ने बद्री को धन्यवाद दिया और बद्री अपने घर की तरफ चल दिया। बद्री घर पर आराम कर रहा था, तभी एक आदमी आया। बद्री भैया, ओ बद्री भैया, जल्दी चलो, तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है। बद्री ने उठकर कहा, क्या मुखिया जी ने मुझे बुलाया है? हाँ बद्री भैया। और फिर वह बद्री को मुखिया के पास ले गया। जाते ही बद्री हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी आपने मुझे बुलाया? मुखिया बोला, हाँ आओ बैठो, यह काम बस तुम ही कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। जी मुखिया जी बताइए क्या काम है? मुखिया बोला, देखो भाई, महाराज का एक संदेशवाहक आया है। उससे कहीं दूर महाराज का एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर जाना है। वो आज रात इसी वजह से अपने गांव में ठहरेगा।
कल उसे सकुशल गांव से रवाना करना है। तुम उसके साथ रहो। तुम साथ रहोगे तो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सारे जाति के लोग तुम्हें बहुत बहादुर मानते हैं। बद्री बोला, ठीक है मुखिया जी, आपका काम हो जाएगा, बस मेहनताना पूरा दे देना। बद्री ने महाराज के संदेशवाहक को अपने साथ घर ले गया। वो दोनों जब सो रहे थे तब दो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। बदरी झट से उठकर बोला, कौन हो तुम? जानते नहीं, ये व्यक्ति इस समय इस गांव का अतिथि है। वो लोग बोले, तुम चुप रहो, हमें हमारा काम करने दो। मेरा कहा मानो तो इस संदेशवाहक को हमारे हवाले कर दो और तुम यहां से भाग जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बद्री बोला, मूर्ख व्यक्तियों, मेरे रहते तुम इसे छू भी नहीं पाओगे। मैं इस समय अपनी तलवार का उपयोग नहीं करना चाहता, चुपचाप यहां से चले जाओ। आदमी ने बद्री पर हमला किया तो उसने अपनी तलवार के पहली बार में ही उसका हाथ काट दिया। बद्री बोला, जो हाथ अब मेरे गांव, मेरी धरती को बदनाम करने के लिए उठेगा, मैं उसे किसी काम का नहीं रहने दूंगा। उसने तलवार से दूसरे आदमी को भी घायल कर दिया। दोनों जान बचाकर वहां से भाग गए। जब सुबह हुई तो बद्री संदेशवाहक से कहा, मैं तुम्हें सुरक्षित गांव के बाहर छोड़ आता हूं, चलो। संदेशवाहक ने कहा, मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना था, तुम मुझसे भी अधिक साहसी, शक्तिशाली और समझदार युवक हो। तुम में और तुम्हारी तलवार में बहुत धार है। फिर उसने संदेशवाहक को गांव के बाहर तक छोड़ दिया। थका हारा बद्री गांव के दूर जंगल में कुछ पल शांति से बिताने के लिए गया। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आई। बद्री सोचने लगा, अरे इस निर्जन वन में गुनगुनाने की आवाज, कहीं यह किसी खतरे की आहट तो नहीं? उसने छिपते हुए देखा कि एक बहुत सुंदर सी लड़की गाय चरा रही थी और जंगल का चित्र बनाते हुए गुनगुना रही थी। बद्री उसे देखता ही रह गया। तभी जोर से हवा आई तो चित्र उड़ गया। बद्री ने चित्र को भागकर उठाया। लड़की ने उसे देखा तो कहा, कौन हो तुम? बद्री मुस्कुराते हुए कहा, चित्र बहुत सुंदर है, तुम इसमें रंग क्यों नहीं भरती? लड़की बोली, किसी लड़की को छिपकर देखते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? बद्री फिर से बोला, तुम इस चित्र में रंग भरो ना। लड़की बोली, बड़े ढीठ हो तुम। वो जाने लगी। बद्री बोला, अच्छा ये तो बता जाओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मुझे अपनी जाति से बाहर किसी भी आदमी से बात करने की अनुमति नहीं है, बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने उसे घूर कर देखा और आगे बढ़ गई। जब वो जाने लगी तो जाते हुए उसने कहा, मेरा नाम चंद्रिका है, मैं सतनाम जाति के वासुकी की बेटी हूं। वह बोला, मेरा नाम बद्री है, कल इसी समय यहां फिर से आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चंद्रिका अपने घर चली गई। सोच रही थी, वो तो बद्री है, पूरे गांव में उसका कितना नाम है, उसके साहस की कितनी कहानियां सुनी है। मुझे तो लगता था कि बद्री कोई बहुत ही गंभीर व्यक्ति होगा, पर यह तो बहुत ही प्यारा और मासूम दिखता है। अगले दिन बद्री अपने घर बैठे सोच रहा था, चंद्रिका बहुत प्यारा नाम है, जैसी वो खुद है। आज दिन बहुत लंबा हो गया है, ये शाम कब होगी? शाम को चंद्रिका अपनी गैयों के साथ जंगल में आएगी। तभी उसका एक साथी आया और बोला, ओ बद्री, आज काम नहीं करना क्या? बद्री बोला, नहीं, आज मन नहीं है कुछ। अरे स्वास्थ्य तो ठीक है। हाँ ठीक है, स्वास्थ्य तो ठीक है, पर मन नहीं है। साथी बोला, ये तुमको क्या हुआ भाई, जो स्वास्थ्य भी ठीक है और काम करने का मन नहीं है? बद्री बोला, यही तो जानना है कि मुझे क्या हो गया है। बद्री शाम को जंगल में उस जगह पर आया, वहां कोई नहीं था। अरे चंद्रिका नहीं आई, उसके ना आने से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, गला प्यास से सूखा जा रहा है। तभी किसी के आने की आहट हुई। बद्री ने देखा कि वो चंद्रिका थी और गायों के साथ आ रही थी। वो चुपचाप चित्र में रंग भरने लगी और बद्री उसे देखता रहा। बद्री उसके पास जाकर बैठ गया। चंद्रिका बोली, अरे तुम मेरे पास मत बैठो, अगर किसी गांव वाले ने देख लिया तो? बद्री कहने लगा, क्या बताऊं चंद्रिका, जब से तुम मिली हो मुझे तो बस तुम दिखाई देती हो। ना तो खाने में मन करता है, ना काम करने में मन करता है, ये मुझे क्या हो गया है? चंद्रिका मुस्कुराने लगी। फिर दोनों बहुत देर तक प्रेमपूर्ण बात करते रहे। जब जाने का समय हुआ तो चंद्रिका जाने लगी। बद्री बोला, अब कल आओगी ना? वो मुस्कुराई और गायों को लेकर चली गई। दोनों इसी तरह जंगल में मिलते रहे। उन दोनों में बात तो बहुत कम होती थी, बस एक दूसरे की आंखों में देखते और खुश हो जाते। गांव में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई थी तो लोगों की फसल सूखने लगी। गांव वालों ने मुखिया से कहा, मुखिया जी इस वर्ष सूखा पड़ गया है, बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई, खेतों में फसलें सूखती जा रही हैं। तालाब और कुओं के पानी से खेतों को सींचा गया तो पीने के पानी का संकट हो जाएगा। मुखिया जी आपको पता है कई स्थानों पर तो कुएं और तालाब भी सूखने लगे हैं।
ना जाने इस गांव से ऐसा क्या पाप हो गया है जो इस वर्ष इंद्रदेव इतने नाराज हो गए हैं। पानी की कमी से फसलें सूख गई, पेड़ पौधे मुरझा गए, गांव में त्राही त्राही मच गई। लोगों के घरों में पीने का पानी भी खत्म होने लगा। गांव के कुछ नौजवान इकट्ठा होते हैं। चलो जंगल में चलकर देखते हैं, चलो जंगल में चलकर देखते हैं। वहां एक तालाब है, उसमें जरूर पानी होगा। वो जंगल में पानी ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक जगह बद्री और चंद्रिका दिख गए तो वो छिप गए। उनके जाने के बाद कहने लगे, तो जंगल में ये प्रेम कहानी चल रही है, जंगल में मंगल हो रहा है। ये लड़की हमारी जाति की चंद्रिका है और ये लड़का मालदार जाति का बद्री है। इसकी तलवार के वार से कोई नहीं बचता। पूरे गांव में इसका बहुत नाम है। भाई बद्री को छेड़ना अपनी जान संकट में डालना है। चलो उस चंद्रिका के घर वालों को बताते हैं और अपनी जाति के मुखिया को भी। हमारी जाति में लड़कों की कमी है क्या जो इस बद्री के साथ जंगल में मंगल कर रही है। पूरे गांव में बद्री और चंद्रिका के प्रेम की बात आग की तरह फैल गई। सभी गांव वाले मुखिया को लेकर वासुकी के घर पर गए। मुखिया बोला, देख वासुकी, तू अपनी बेटी को समझा। अपने यहां दूसरी जाति में किसी की शादी नहीं होती। लड़कियां तो पराई जाति के लड़कों से बात तक नहीं करती, और एक ये तेरी लड़की है कि जो उस मलदार जाति के बद्री के पास प्रेम गीत गाती है। वासुकी हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, मैं और चंद्रिका की मां उसे समझाएंगे, वो समझ जाएगी। अब वो कभी बद्री से नहीं मिलेगी। मुखिया बोला, एक बात सुनो वासुकी, बद्री कोई साधारण लड़का नहीं है। वो बहुत ही शक्तिशाली और निर्भय लड़का है। इतनी आसानी से ऐसे नहीं मानेगा। वासुकी बोला, अब तो आप ही कोई मार्ग बताइए मुखिया जी। मुखिया बोला, हम ताकत और शस्त्र से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, परंतु एक उपाय है। तुम चंद्रिका का ब्याह जल्दी से तय कर दो। अगले महीने देव उठते ही चंद्रिका का ब्याह कर दो। वासुकी बोला, इतनी जल्दी? अब इतनी जल्दी चंद्रिका को भी समझाना होगा। मुखिया बोला, पूरी जाति में तुम्हारी बदनामी हो रही है, लोग थू थू कर रहे हैं। अगर और भी लड़कियां ऐसा करने लगी तो अगर तुम 1 सप्ताह में उसका विवाह कर दो तो ठीक, वरना हम तुम्हें इस जाति से बहिष्कृत कर देंगे, समझे? इतना कहकर मुखिया जी गांव वालों को लेकर चल गया। घर में चंद्रिका रोने लगी। वासुकी ने अपनी पत्नी से कहा, इस लड़की ने तो पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी। इसे समझाओ कि रोना बंद करें और विवाह की तैयारी करें। चंद्रिका रोती हुई बोली, पर बाबा, एक बार मेरी सुनो तो सही। वासुकी ने कहा, पर क्या, तू इतनी लज्जाहीन हो गई है, अब अपने बाबा के सामने बोलेगी? न जाने उस बदमाश मलदार लड़के ने मेरी मासूम बच्ची पर क्या जादू कर दिया है। चंद्रिका की मां कहने लगी, अरे गलती तो इसकी भी है, मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। वासुकी ने चंद्रिका की एक न सुनी और कहा, अब तो बस अपना बचा खुचा सम्मान बचाना है और इसके लिए इसका जल्दी से जल्दी ब्याह करना होगा। चंद्रिका के जंगल में न आने से बद्री मायूस रहने लगा। एक दिन वो बैठा अपने साथी से कह रहा था, पूरे गांव में यह बात गलत तरीके से फैल गई है, ना जाने उस पर और उसके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। साथी बोला, अब तो तू उसे भूल जा, वो सतनाम जाति की लड़की है, ये लोग प्रेम को नहीं समझते हैं। बद्री कहा, मेरा प्रेम सच्चा है, उसमें छल कपट नहीं है, उसमें तो बस पवित्रता है। बस एक बार किसी तरह चंद्रिका से मेरा मिलना हो जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बद्री की जाति का मुखिया आया और बोला, बद्री, मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छे युवक हो, पर जाति में बटे हुए इन गांव वालों को समझाना बच्चों का काम नहीं है। मेरी मानो तो तुम अपने प्रेम को अब भूल जाओ। बद्री बोला, मुखिया जी, मैं स्वयं को भूल सकता हूं परंतु चंद्रिका को नहीं। बद्री की जाति के लोगों ने बद्री को बहुत समझाया कि तू अपनी प्रेम कहानी को यही रोक दे तो अच्छा रहेगा। सतनाम जाति के लोग कभी तुझे अपना दामाद स्वीकार नहीं कर सकते, पर बद्री नहीं माना। उसे अपने प्रेम पर पूरा भरोसा था। गांव में घोषणा होती है, सुनो सुनो सभी सुनो, गांव में सूखा पड़ा है, इसीलिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ रखा गया है ताकि भगवान प्रसन्न होकर बरसात करें। सभी गांव वालों को यज्ञ में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया जाता है। वहां यज्ञ शुरू होता है, सभी गांव वाले आते हैं। मलदार जाति के लोगों में खड़ा बद्री यही सोच रहा था, चंद्रिका की बिरादरी वालों ने उसको यहां आने से रोका तो? इतने दिन हो गए उसका चेहरा देखे हुए, किसी भी तरह वो यहां आ जाए बस। यज्ञ शुरू हुआ। पंडित जी बोला, यज्ञ में प्रथम आहुति करने वाले व्यक्ति को बुलाएं। मलदार जाति का मुखिया बोला, प्रथम आहुति देने का अधिकारी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं भी कई भूलें करता रहता हूं। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए साहसी और ईमानदार व्यक्ति प्रथम आहुति देगा, वो है बद्री। जब सतनाम जाति के लोगों ने यह सुना तो उनका मुखिया बोला, देखा, ये मुखिया भी मालदार जाति का है और हमें नीचा दिखाने के लिए प्रथम आहुति उस बद्री से दिलवा रहा है। ये सब तुम्हारी बेटी के कारण हो रहा है।
समझे? बद्री ने प्रथम आहुति दी। उसके बाद सभी व्यक्ति आहुति देने लगे और बद्री वहां से थोड़ा दूर आकर खड़ा हो गया। तभी किसी के रोने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो यह चंद्रिका थी। चंद्रिका, तुम रो रही हो? चंद्रिका की मां बोली, ना जाने इस मलदार लड़के ने मेरी बेटी को क्या खिला दिया है जो ये इतनी लज्जाहीन हो गई है। चंद्रिका और जोर से रोने लगी। बद्री उनके पास गए और बोला, आप इसे कुछ मत कहिए, मैं आपको समझाता हूं। उसकी मां बोली, दुष्ट, तू मुझे समझाएगा? अपने माता पिता को तो बचपन में ही खा गया था, अब मेरी फूल सी कोमल चंद्रिका का जीवन दुष्कर्म कर दिया। बद्री बोला, अरे आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया, मेरा प्रेम पवित्र है। पर चंद्रिका की मां तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। चल हट, मैं तेरी तलवार से नहीं डरती। वासुकी बोला, हम अपनी बिरादरी के लिए जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं, जरूरत पड़ी तो मैं खुद अपने हाथ से अपनी बेटी को। इतना कहकर रुक गया। मलदार जाति का मुखिया बोला, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए भाई। वासुकी बोला, ये तो तुम इस बद्री को समझाओ जिसके कारण आज मुझे पूरे गांव के सामने अपनी लज्जा त्यागते हुए इस तरह की बातें करनी पड़ी है। मुखिया बोला, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसकी दृष्टि मेरी बेटी पर पड़ गई, इसने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया है। बद्री बोला, बस आप लोग बहुत बोल चुके हैं, यहां लोगों की प्यास बुझाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, ना कि लड़ने के लिए। आप चंद्रिका के पिता हैं, इस नाते मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। वासुकी बोला, तेरी इन्हीं दिखावटी बातों में तो सब आ जाते हैं, पर हमें तेरी असलियत पता है। हमारी प्यास तो तब बुझेगी जब तेरा गंदा रक्त इस धरती पर गिरेगा। तू दुष्ट ही नहीं, पापी है पापी। ये धरती भी तुझे स्वीकार नहीं करेगी, लड़कियों को बुरी नजर से देखता है। बस अब मैं और अपमान नहीं सह सकता। बद्री ने गुस्से में वासुकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। तभी रोती हुई चंद्रिका बीच में आकर घुटनों के बल बैठ गई। बद्री चंद्रिका से कहने लगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं अपनी भावनाओं को आपको नहीं समझा पाया, पर मेरा प्रेम सच्चा और पवित्र है, जिसे जाति में बंधे हुए आप लोग नहीं समझ सकते। वासुकी बोला, देखो मुखिया, देखो इस दुष्ट को, ये किस तरह की बातें कर रहा है। इसे बड़ा गर्व है ना, अपनी तलवार पर तो उसी से स्वयं को नष्ट कर ले। बस इतना सुनना था। बद्री कहने लगा, आज मैं बद्री यहां उपस्थित सभी लोगों की प्यास बुझाऊंगा, पानी की भी और रक्त की भी। मेरे जाने के बाद जाति बंधन मिटा देना। वो तलवार निकालकर जोर से चिल्लाया और दोनों हाथों से उसे जमीन में गाड़ दिया। फिर उसे खींचता हुआ एक लक्ष्मण रेखा बनाता हुआ पीछे होता गया। तभी आंधी चलने लगी। सभी लोग डर गए। अरे भूकंप, अरे अरे धरती हिल रही है, अरे सभी लोग अपने प्राणों की रक्षा करो भाई। अरे धरती दो हिस्सों में बट रही है। और देखते ही देखते दरार में से पानी का सैलाब निकल आया। बादल गरजने लगे, बहुत तेज बरसात होने लगी। बद्री नदी के तट पर घुटनों के बल बैठकर कहने लगा, मुझे इस जल में समाहित कर लो मां, समाहित कर लो। वो नदी के जल में बह गया और उसके बाद बद्री के शव का कुछ पता नहीं चला। कहानी सुनकर मनोज की आंखों से आंसू आ गए। वो काका से बोला, और चंद्रिका, उसका क्या हुआ? काका बोला, वो पागल हो गई। नदी के किनारे बद्री बद्री बोलकर चिल्लाती रहती और जंगल में उसी स्थान पर जाकर बैठी रहती जहां वो दोनों मिलते थे। इस प्रकार नदी ने गांव के दो हिस्से कर दिए। तब से ये दो अलग अलग गांव हो चुके हैं। बड़ी दुख भरी प्रेम कहानी है। और इस घटना के बाद दोनों गांवों में यानी दोनों जातियों में भाईचारा हो गया। तब से सभी मिलजुल कर रहने लगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे। पर लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए बद्री और चंद्रिका को अपने प्रेम की बलि देनी पड़ी। मनोज बोला, वैसे ये कहानी सच्ची है क्या काका? काका बोला, पता नहीं बेटा, मुझे भी यह कहानी किसी ने सुनाई थी, आज मैंने तुम्हें सुना दी। कुर्बानियां और बलिदानों की गाथाएं जो हैं भारत में कभी खत्म नहीं होती बेटा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को निरंतर इसी प्रकार सुनाई जाती रही है। हम सबको बस इनसे सबक लेना चाहिए ताकि फिर कभी किसी बद्री और चंद्रिका को अपने प्रेम का बलिदान न करना पड़े। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी। दोनों में कई सालों का रिलेशन था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, गांव का प्रेम बहुत दुख भरा होता है। इस कहानी में भी वही होता है। लड़की की कहीं और शादी फिक्स हो गई थी। लड़की लड़के के घर कार्ड देने पहुंची तो यह गम लड़के को अंदर ही अंदर नोच गया। फिर शादी वाला दिन आया तो लड़का डरता डरता लड़की के घर पहुंच गया। लड़का बहुत दुखी और वह बहुत रो रहा था, पर वह अपने आंसू किसे दिखाए? मोहब्बत हमेशा झूठी होती है।
यह बात किसे सिखाए। वो अकेला सोच रहा था, ऐसा कौन सा मंदिर था जहां मैंने माथा नहीं टेका। लड़के ने 6 के 6 फेरे देखे, पर 7वां नहीं देखा। लड़की की विदाई होने लगी। लड़के की मरने की खबर लड़की तक पहुंच गई। लड़की जोड़े में ही लड़के के घर पहुंच गई। उसकी छाती पर सिर रखकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। कहने लगी, कुछ अपशकुन होने वाला है। यह तो मेरे मन में सुबह से ही खड़क रहा था। लड़के की सांस बंद थी, पर दिल धड़क रहा था। एक गांव की प्रेम कहानी है। एक बार एक लड़की को अपने ही गांव के लड़के से प्यार हो गया। लड़का बहुत ही सच्चे दिल का था। वक्त बीतता गया और दोनों में इश्क गहरा होता गया। एक दिन लड़की लड़के से कहती है कि मैं बगैर दिल के जी रही हूं। लड़का बोला, क्यों? लड़की ने उसकी हथेली अपने दिल पर रखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। यह सुनकर लड़का बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लेता है। समय बीतता गया। कुछ समय बाद लड़की लड़के से बोली, अब हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया और मैं अपने घर वालों की पसंद को ही अपनी पसंद मानती हूं। अब हम अलग हो जाते हैं। लड़के ने मुस्कुराते हुए लड़की से कहा, ठीक है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। फिर उसने लड़की का माथा चूमा और पानी से भरी नम आंखें लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद लड़की की शादी का दिन आया तो लड़की को शादी पर एक गिफ्ट आया। जब उसने उसे खोला तो देखकर चौंक गई और आंसुओं से फूट फूट कर रोने लगी। जानते हो उसमें क्या था? खून से लथपथ दिल और एक कागज जिस पर लिखा था, अरे पगली, अपना दिल तो मेरे पास ही छोड़ गई हो, इसे वापस तो लेती जा, वरना अपने पति को क्या दोगी। लड़की वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। सब कुछ बदल चुका था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। कमेंट करना भी आपका फर्ज बनता है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।